नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे किडनी और प्रोस्टेट से किस तरीके से इस ढंग की जो बीमारियां होती हैं, जो किडनी और प्रोस्टेट से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, बीमारियां हैं क्या, कैसे इससे बचा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जीवन शैली या कार्यशैली जिस तरीके से लगातार बदलती जा रही है, आपाधापी भरी जिंदगी में जो कभी गंभीर बीमारियां हुआ करती थी, आज वह सामान्य बीमारियों की तरह हमारे बीच आ चुकी हैं। हम किस तरीके से इन बीमारियों से बच सकते हैं, दवाई के पहले क्या प्रिकॉशन लेने से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, सभी इश्यू पे मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ शहर के वरीय शल्य चिकित्सक डॉक्टर कुमार विक्रम हैं, एसकेएमसीएच में भी सर्जन के तौर पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने बताया कि जो जीवन शैली कहीं ना कहीं हमें बीमारियों को आमंत्रित करने में जीवन शैली की भूमिका जो है वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। किडनी, प्रोस्टेट, लीवर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी बीमारियां हैं इन चीजों से जुड़ी हुई जो पहले बड़ी गंभीर बीमारियां मानी जाती थी, लेकिन आज की तारीख में वो सामान्य बीमारियां होती जा रही हैं। आज हमारा जो विषय है, फोकस है, वो किडनी और प्रोस्टेट से जुड़ी बीमारियों पे है। किडनी से पहले हम शुरुआत करते हैं। जब हम किडनी की बात करते हैं तो बीमारी बाद में, बीमारी से बचने के बारे में बात करते हैं। पहले क्या फंक्शन है हमारे शरीर में? जब किडनी की बात करते हैं तो किडनी का क्या फंक्शन है, कैसे किडनी काम करती है? नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार विक्रम और आज आपके सामने चर्चा करूंगा। जो मुझे पता है, जितना तक मैं जानता हूं, वो हम लोग आपस में मिल बांट के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले जो किडनी की बात है, तो ये किडनी का हमारे शरीर में क्या कार्य है? तो किडनी का कार्य है हमारे रक्त को प्यूरिफाई करना, यानी छानने का काम करती है। जो हमारे शरीर में खून है, खून में जो ऐसे अवयव हैं जिनको हमें बाहर निकाल के शरीर से बाहर कर देना है, जैसे यूरिया है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, उसको शरीर से बाहर जाना चाहिए। जो पानी है उचित मात्रा में शरीर में रहना चाहिए और जितना ज़रूरत नहीं है उसको शरीर से बाहर निकलना चाहिए। तो सामान्य भाषा में हम बोल सकते हैं ये हमारे शरीर की छन्नी है, जो हमारे रक्त को छान के जो हमारे लिए उपयोगी चीज़ें हैं उनको हमारे शरीर में रख लेती है, और जो उपयोगी चीज़ें ना हैं वो पेशाब के रास्ते बाहर कर देती है। मुख्य कार्य यही है। बॉडी का फिल्टर है, ये बॉडी का फिल्टर है, बिल्कुल बॉडी का फिल्टर। जिस तरीके से आपको लगता है कि ये चीजें अब हमारे शरीर की जरूरत नहीं है इनको, तो वो बाहर जी बिल्कुल बिल्कुल सही सर। जिस समय हम पैदा होते हैं उसी समय से किडनी हमारे लिए महत्वपूर्ण, उतनी महत्वपूर्ण हो जाती है जितनी आंख होती है या कोई शरीर का वैसा अंग जिसके बिना हम एक मिनट भी चल नहीं सकते हैं। जी सर, जी सर। और अंत तक जब किडनी जवाब दे देती है तो कहते हैं कि जो अब तो बिल्कुल अंत समय ही है। बिल्कुल लंबे समय तक आपको अपनी किडनी के साथ, मतलब शुरू से अंत तक आपको अपनी किडनी के साथ जीना होता है जी। इसलिए किडनी को मजबूत करने के लिए या कहें कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए शुरुआत से ही हमें क्या कुछ करना चाहिए? सर, किडनी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ ये है कि हम खूब पानी पिएं। पानी पीने का खूब का मतलब क्या है कि हमें किसी को पता नहीं होता है, किसी का वजन 60 किलो है, किसी का वजन 80 केजी है, किसी का वजन, जो बच्चे हैं उसका वजन भाई 20 केजी है। तो हमें क्या करना है? तो एक औसतन हम जो मानव संरचना देखते हैं, एक औसतन वेट हम लोग चाहते हैं कि 60 केजी एक नॉर्मल वेट माना जाता है। तो एक 60 केजी के पुरुष या महिला के लिए हमें ध्यान देना है कि हम इतना पानी पिएं कि हम जो 24 घंटे में जो हमारा पेशाब आता है वो कम से कम 2 लीटर हो। अच्छा, ये उचित मात्रा में पानी है, क्योंकि अगर हम 4-4.5 लीटर के आसपास पानी पिएंगे तभी जो हमें शरीर को ज़रूरत है उतना पानी शरीर में रहेगा और 2 लीटर के आसपास बाहर आएगा। तो हम पीने वाले पानी को ना माप पर हम इससे मापते हैं कि औसतन हमारा यूरिन फॉर्मेशन जो है, जो शरीर से बाहर पेशाब जा रहा है, वो कम से कम 2 लीटर होना चाहिए। रही बात कि बच्चों से लेके और बुजुर्ग तक ये किडनी हमारे साथ है, तो बच्चों की जो किडनी होती है, बच्चों का जो पेशाब होता है, हमारा पेशाब कंसंट्रेटेड होता है, बच्चों का पेशाब इतना कंसंट्रेटेड नहीं होता है। तो किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन जो शुरू करता है, नॉर्मल फंक्शन तो होता है लेकिन एडल्ट के लायक, या वयस्क, जो जितना वयस्क किडनी काम करता है उतना काम करने में बच्चों में जब उम्र उनकी 8 से 10 साल होती है तो एडल्ट फंक्शन आ जाता है। तो तब से हम ये 2 लीटर का पैमाना रखते हैं कि इतना होना चाहिए। अगर इतना है तो किडनी प्रॉपर फंक्शन करेगा, किडनी की जो कॉमन बीमारियां हैं, खासकर स्टोन जो होती हैं, वो नहीं रहेगी। और खासकर हम लोग जो भारतीय हैं ये गर्म वातावरण में रहते हैं, हॉट क्लाइमेट्स में रहते हैं, और हॉट क्लाइमेट्स में विगत कुछ दशकों में किडनी के पत्थर की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई है, आम है, हमेशा देखने को मिलती है। तो वहाँ ये पानी पीना बहुत लाभदायक है। वहाँ पे हमारे लिए जो साइट्रस फ्रूट हैं, यानी नींबू है, संतरे हैं, इनका जूस पीना ये बहुत फ़ायदेमंद है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं, यानी कि जैसे सोडा लेते हैं,
कई लोग नमक सोडा लेते हैं, लेमन सोडा लेते हैं, ये चीज़ हमारे किडनी के लिए फ़ायदेमंद है। जो हमारे अवयव हैं जो पत्थर बनाते हैं, ऑक्जेलेट्स, ये ऑक्जेलेट्स को डाइल्यूट करते हैं और पत्थर बनने को रोकते हैं। भोजन सामग्रियों का भी योगदान होता है किडनी को मजबूत करना, या पानी ही केवल उसके लिए जरूरी है? नहीं, पानी तो सबसे ज़्यादा जरूरी है सर। भोजन सामग्रियों में विटामिन डी अच्छा है बिल्कुल किडनी के लिए। विटामिन सी जो साइट्रस फ्रूट हम बोल रहे हैं उसमें विटामिन सी होती है, बिल्कुल अच्छा है। बट दोनों ही चीज़ों में ध्यान रखना है कि विटामिन डी और विटामिन सी का अधिक मात्रा हो गया तो भी स्टोन फॉर्मेशन होता है, यानी पत्थर बनाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि इनकी मात्रा हम कम रखें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हेल्दी डाइट हो। हमें जितना ज़्यादा हम वाटर से रिलेटेड तो पूरा किडनी है, तो पानी की चीज़ें तो होनी ही चाहिए बिल्कुल। साइट्रस फ्रूट होना चाहिए, विटामिन डी, विटामिन सी का सही संतुलन होना चाहिए। चाय जो है, चाय अगर किसी में पत्थर बन रहा है तो उनमें तकलीफ करता है, तो एक लिमिटेड अमाउंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। जब बात करते हो कई बार ये भ्रांति भी होती है कि जो पानी, या हो सकता है भ्रांति ना हो, बताओ डॉक्टर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? पानी की मात्रा क्या, अगर कोई व्यक्ति 6 लीटर पानी पी रहा हो, 7 लीटर पानी पी रहा हो, कई बार ऐसा होता है जब बीमारियां होती हैं तो जो डॉक्टर के सलाह होते हैं तो लोग चाहता है कि 100% से भी अधिक हम उस सलाह का पालन करें। अगर वो कह रहे हैं खूब पानी पिएं तो वो जितना बर्दाश्त नहीं होता उससे ज्यादा पानी पीता है, क्या वो नुकसानदेह हो सकता है? हाँ सर, अगर बहुत ज़्यादा आप पानी पिएंगे तो ओवर एक्टिंग, अगर कोई काम बहुत ज़्यादा काम करे, एक अंग है हमारा शरीर का, ये गुर्दा, ये किडनी, और इसको हम ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करने को लगा दें कि भाई तुम खूब काम करो, तो एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो उतना ही काम करना है जो हमारे लिए प्रॉपर हो, ये भी ना हो कि बहुत ज़्यादा हो, ये भी ना हो। 5 से 6 लीटर सही है, 4 से 5 लीटर सही है। लेकिन अमूमन हम कॉमन भाषा में यही बोलते हैं 4 से 5 लीटर पानी पिएं, लेकिन साइंटिफिक में बात करें तो 2 लीटर यूरिन आना जरूरी है। वो कितना पानी, चूंकि हम 4 लीटर पानी पी रहे हैं और धूप में एक मजदूर व्यक्ति है जो धूप में खूब काम कर रहा है, तो 4 लीटर पानी से उसका 2 लीटर यूरिन तो कभी नहीं बनेगा, 1 लीटर भी नहीं बनेगा। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा घर के अंदर बैठा हुआ है, कार से चल रहा है, एसी में बैठा हुआ है, तो वो 3 लीटर पानी पिएगा तो उसके लिए 2 लीटर यूरिन निकलेगा। तो मेनली हम जो बात करते हैं आज के वक्त में साइंटिफिक भाषा में, तो हम ये बात करते हैं जो हम पानी पी रहे हैं और जो पेशाब निकल रहा है वो 2 लीटर होना चाहिए। आपने कई चीजें ऐसी कही कि जो हमारे लिए ये चीजें किडनी के लिए फायदेमंद है। कुछ वैसी चीजों पे हम बात करें जो हमें अलार्म करती हो कि ये चीजें किडनी के लिए नुकसानदेह है, आप ये पेय पदार्थ का सेवन ना करें, भोजन में आप ये ना लें। जैसे पानी की बात करते हैं, बहुत सारे ड्रिंक्स भी ऐसे हो सकते हैं कि जो किडनी के लिए हानिकारक हो, क्या कुछ है वैसा? हाँ सर, बिल्कुल। अगर हम लोग बोलें तो ड्रिंक्स की बात करें, चाय बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना बिल्कुल तकलीफदायक है। चाय जो है डायूरेसिस कराता है, लेकिन एक लिमिट तक। डायूरेसिस कराने मतलब पेशाब ज़्यादा करवाता है। हम देखते होंगे कि हम कॉफ़ी या चाय पी लें तो थोड़ी देर बाद हमें पेशाब महसूस होता है, हम जाना चाहते हैं, तो ये डायूरेसिस कराता है। लेकिन अगर इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा हो तो बिल्कुल तकलीफ देने वाली चीज़ हो जाती है, तो उससे हम लोगों को बचना है, ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन डी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें नहीं लेना है, नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है जिनको स्टोन है, चूँकि हाइपरटेंशन तो नमक कराता ही कराता है, किडनी के स्टोन का प्रेसिपिटेशन भी कराता है, तो उससे हम लोगों को बचना है। तो नमक से बचना है। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, बहुत कॉमन दवाई है, लोग ऐसे भी यूज कर लेते हैं। इसका भी सेवन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कर रहे हो तो ये भी स्टोन फॉर्मेशन करता है। और किडनी स्टोन की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे कॉमन बीमारी पत्थर है, किडनी का पत्थर। आजकल अमूमन क्या देखने को है कि किडनी का पत्थर पुरुषों में ज़्यादा होता है महिलाओं की तुलना में। और दूसरा है कि पुरुषों में ज़्यादा होने के साथ साथ जो लोग ओबेस हैं, मोटे लोगों में ज़्यादा होता है, जिन लोगों को शुगर की समस्या है, डायबिटीज़ है, उन लोगों में ज़्यादा होता है। तो इन लोगों को खासकर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम किडनी का बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखें कि हमें परेशानी ना हो। जी, किडनी कि अब बात करते हैं कि जो इस तरीके से आप अपनी किडनी को मजबूत कर सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी की कार्यशैली बदलती जा रही है, लाइफ स्टाइल लोगों का लगातार बदलता जा रहा है, वो मजबूरी भी होती है और कुछ हमारी लापरवाही भी होती है। उस दौरान किडनी में बीमारियां, और जो स्टोन के अलावा भी कई ऐसी बीमारियां, खतरनाक बीमारियां, किडनी से जुड़ी हुई बीमारियां होने लगती हैं। कौन कौन सी बीमारियां सामान्य तौर पर दिखती हैं जो आपके पास, बताओ डॉक्टर, आपके पास सबसे अधिक पेशेंट किसके आते हैं किडनी से जुड़े हुए? देखिए, मैं सर्जन हूँ तो मैं तो सर्जिकल कॉज की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं पत्थर की ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि किडनी के स्टोन होते हैं जो कॉमन है। किडनी में सबसे ज़्यादा मेडिकल रीनल डिजीज होते हैं जिनको हम लोग क्रोनिक रीनल डिजीज बोलती हैं। तो क्रोनिक रीनल डिजीज जो है, यानी कि जो क्रोनिक समस्याएं किडनी की, वो सबसे ज़्यादा सर आप बोल सकते हैं जो रीनल फेलियर, हम लोग बात करते हैं कि रीनल फेलियर हो गया इसका, तो वो जैसी बीमारियां जो शुरू होती है, सबसे ज़्यादा इंडिया में IgA नेफ्रोपैथी होती है। कई चीज़ें हैं जिसमें सबसे कॉमन IgA नेफ्रोपैथी है।
वो ग्लोमेरुलर डिजीज है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉमन है, बट आईजी नेफ्रोपैथी के बाद ये किडनी के बेसमेंट मेम्ब्रेन की बीमारियां हैं, जहां किडनी में छनने में तकलीफ हो रही है। जो लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जहां से चीजें छन के बाहर आती हैं, जहां उनमें तकलीफ होती है, वो आईजी नेफ्रोपैथी है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। और भी बहुत सारे ऐसे कनेक्टिव टिश्यू डिजॉर्डर्स हैं जो परेशान करते हैं। ये शुगर वाले लोगों में ज़्यादा है, ये ब्लड प्रेशर वाले लोगों में ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि शुगर वाले लोगों में क्या होता है कि छोटी छोटी जो नस की नलियां हैं, खून की नलियां हैं, वेन्यूल्स जो होती हैं, वो उनमें खून का संचरण कम हो जाता है। ये संचरण कम होने से उनका जो आप बोल सकते हैं जो न्यूट्रिशन वहां से पहुंचता है, वो न्यूट्रिशन पहुंचना कम हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी खुद किडनी को होने लगती है, वहां ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होता है, वो चीज़ तकलीफ देती है। ब्लड प्रेशर का भी यही कारण, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया तो छोटी धमनियां हैं, उनका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पा रहा है, छोटी आर्टरियोल्स काम नहीं कर पा रही हैं अच्छे से, वहाँ किडनी की परेशानी होती है। तो वो मेडिकल रीनल डिजीज है, हमारे शल्य क्षेत्र से बाहर है। इस कारण मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बट ये बिल्कुल सामान्य। मैं बतौर लेमैन अगर कोई जानना चाहे कि जो ये बीमारी किडनी से जुड़ी हो सकती है, आपको अलार्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर, अलार्म होने की 2-3 चीजें हैं जो हमको बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है किडनी में अगर आपको पेनलेस हेमेचूरिया हो रहा है, यानी कि आपको पेशाब में कभी ब्लड आ जाए और उसमें दर्द ना हो, बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको देख लेना है क्या तकलीफ हो रही है। आपको अगर लग रहा है कि हमें पेशाब बार बार आ रहा है, या पेशाब में जलन हो रही है, या हमें अपने हम फ्लैंक बोलते हैं, दाईं तरफ या बाईं तरफ पेट के मध्य भाग में अगर दर्द हो रहा है, तो ये ऐसी चीज़ें अलार्मिंग है जिससे हमें सोचना है कि भाई कुछ चीज़ ऐसी हो रही है जो तकलीफ दे रही है। अगर आपको लग रहा है कि भाई हम सुबह उठ रहे हैं, एज के हिसाब से जनरली ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, बट अगर कम एज वाले लोगों को भी अगर सुबह उठ रहे हैं और चेहरे पे लग रहा है कि सूजन आ रहा है, तो बिल्कुल थोड़ी डरने वाली बात है कि भाई हमको कुछ तकलीफ हो रही है, हम प्रॉपर जांच करवाएं। बहुत कॉमन जांच है, यूरिया क्रिएटिनिन की जांच हर जगह हो जाती है आजकल, हर जगह किसी जुकर पे भी हो जा रहा है। बहुत सारे पैथ लैब खुल गए हैं, डोर टू डोर एक्टिविटी है बहुत सारे लैब्स का, तो आप वहां जा सकते हैं और बिल्कुल यूरिया क्रिएटिनिन की जांच करानी है, या जो आपके निकटतम जो भी मेडिसिन वाले लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल उनसे सलाह लेनी है कि सर क्या तकलीफ हो रही है, हमारे साथ ये समस्या है। और प्रॉपर इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में हमें जांच कर लेनी है कि भाई हमें कहाँ तकलीफ हो रही है और हम उसका निदान कैसे करें। यूरिक एसिड का भी संबंध किडनी से होता है? बिल्कुल सर होता है, क्योंकि यूरिक एसिड भी जो पर्याप्त मात्रा में जितने शरीर को जरूरत है उससे ज़्यादा होता है, तो किडनी के थ्रू ही बाहर आ रहा होता है। यूरिक एसिड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो यूरेट स्टोन्स बोलते हैं। यूरेट स्टोन्स का प्रतिशत बहुत कम है, सबसे ज़्यादा ऑक्जेलेट स्टोन्स होते हैं, 75% होते हैं। उसके बाद ट्रिपल फॉस्फेट होते हैं तकरीबन 15 से 20%। और यूरेट स्टोन्स सर बहुत कम होते हैं, बट अपने आप में कुछ हार्ड स्टोन्स माने जाते हैं। और यूरिक एसिड अगर बढ़ता है तो यूरेट स्टोन्स बनने का चांस बिल्कुल है। जी, वो तकलीफदायक। क्या उसके लक्षण क्या दिखते हैं, कैसे दिखने लगता है कि आप यूरिक एसिड में उसमें प्रॉब्लम आपकी बढ़ रही है? सर यूरिक एसिड बढ़ने के कारण सबसे पहला तो लक्षण है किडनी तक, तो बाद में हम पहुंचते हैं गाउट में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है, हम गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं या गाउट बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ग्रेट टो यानी अंगूठा जो होता है पैर का, उसमें अंगूठे के जॉइंट्स में पेन होना सबसे ज़्यादा शुरू होता है। वो एक्यूट फेज में होता है, इसको हम टोफी बोलते हैं। तो एक तो वो तरीका है। दूसरा है कि कई बार स्टोन निकल के आया, जब स्टोन निकल के आया कि भाई हम पेट में दर्द हुआ या किसी कारण से हम डॉक्टर से मिलने गए, भाई अल्ट्रासाउंड आज के डेट में बहुत कॉमन जाँच हो गई है, लोग कराते हैं, पता चला कि भाई किडनी में स्टोन है। किडनी में स्टोन है तो हमें बिल्कुल कैल्शियम की जाँच करनी है, बिल्कुल यूरिक एसिड की जांच करनी है, बिल्कुल फास्फोरस की जांच करनी है कि भाई किस प्रकार का स्टोन है और उसका ट्रीटमेंट प्लान हम क्या करेंगे आगे, तो इसका ध्यान रखना है। स्टोन आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि और समस्या ये गंभीर, इसलिए कि लगातार ये समस्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि हर तीसरा चौथा अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा हो किडनी की बीमारियों से जुड़ा हुआ, तो उसमें स्टोन का जरूर आता है। बिल्कुल। क्या लगता है कि सबसे बड़ा रीजन आपको क्या लगता है कि स्टोन होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या लगता है? सर सबसे महत्वपूर्ण कारण स्टोन होने का एक तो हमारा ह्यूमिड क्लाइमेट है। आप ठंडे प्रदेशों में देखें किडनी में स्टोन इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम ह्यूमिड ट्रॉपिकल कंट्रीज तो नहीं है लेकिन ह्यूमिड क्लाइमेट में आते हैं। तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के कारण हमारे शरीर में पानी की आवश्यकता हम लोगों को ज़्यादा होती है, और शायद हम इस आपाधापी वाली ज़िंदगी में अपना ख्याल रखना भूल गए हैं। तो हमारे शरीर को जो ज़रूरत है वो चीज़ें हम ना देके हम फास्ट फूड ले लेते हैं, पानी कम पी रहे होते हैं, जरूरत होता है हम कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे प्रॉपर हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, ये चीज़ें हैं जो इस स्टोन को बढ़ने में हमारी साथ परेशान कर रही हैं। हम एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, व्यायाम लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं जो हमारी कॉमन फिजियोलॉजी को हैम्पर कर रही हैं, उसमें बाधा डाल रही हैं, और ये बाधा डालने से बीमारियां आ रही हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका संबंध पहले एज से हुआ करता था कि इस एज के बाद ही, जैसे स्टोन की प्रॉब्लम भी, लेकिन अब अगर आप देखें मुझे लगता है कि जो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिसमें स्टोन की समस्या आ रही है, बिल्कुल, बहुत सारे यूथ हैं जिसमें स्टोन की समस्या आ रही है। बिल्कुल। तो इसका क्या एज से कोई है रिलेवेंसी या कभी भी हो सकता है?
या कहीं ना कहीं हमारी नेग्लिजेंसी जो होती है वो उसको आमंत्रित करते हैं? सर, हम अगर साइंटिफिक बात करें तो एज से रिलेशन तो है, बट मेडिकल रीनल डिजीज यानी क्रॉनिक रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर, ग्लोमेरुलोपैथी जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ऐसी चीज़ों का एज से लेना है। एक वक्त के साथ जो शुगर है 15 साल बाद या 20 साल बाद किडनी का प्रॉब्लम शुरू कर देता है, हाइपरटेंशन है 20 साल बाद शुरू कर देता है, इनका एज से संबंध है। बट जैसे किडनी में इन्फेक्शन हो जाना या फिर किडनी में पत्थर बन जाना, इनका एज से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे लोग जो बीमार हैं, जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, शुगर, हाइपरटेंशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सीओपीडी वाले लोग हैं जो स्टेरॉइड ले रहे हैं, उन लोगों में तो एज से संबंध बोल सकते हैं। बट पत्थर की समस्या अगर है या फिर किडनी इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसी चीज़ों में एज से बहुत लेना देना नहीं है, किसी को भी हो सकता है। किडनी और यूरिन का संबंध, बिल्कुल आपने भी कई बार ये बातें कही हैं। यूरिन की बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें अलार्म करती है कि ये किडनी की बीमारी आपको बढ़ा सकती है, अधिक हो सकती है। बिल्कुल, ऐसा क्या है? यूरिन में सर मैंने जैसे बताया कि पेनलेस इमेचूरिया हो जाना, जिसमें कि ब्लड आ रहा है यूरिन से और पेन नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल हमें डरने वाली बात है। यूरिन का फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गया है, इनमें जलन हो रही है पेशाब करते समय, ये बिल्कुल डरने वाली बात है। हमें फीवर हो रहा है, डरने वाली बात है। हमें लग रहा है कि हम रात में एक बार उठना तो बिल्कुल सही है, बट एक बार से ज़्यादा अगर हम उठ रहे हैं, नॉक्सूरिया हो रहा है, बिल्कुल डरने वाली बात है। हेजिटेंसी हो रही है, अगर हम पेशाब करने जा रहे हैं और एक लगता है कि हम पेशाब करना चाह तो रहे हैं लेकिन 2 सेकंड के बाद पेशाब शुरू हो रहा है, इसको हम हेजिटेंसी बोलते हैं। हेजिटेंसी हो रहा है मतलब बिल्कुल ये डरने वाली, मतलब ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अलार्म करती हैं कि हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि हमें क्या हो रहा है। जी, अब किडनी की बीमारी को थोड़ा सा बाद में और एडवांस स्टेज में अगर हम जाकर देखें तो ये स्थिति कब आती है? जब लगता है कि जब किडनी फेल्योर की पोजीशन पे है। सर, किडनी फेलियर के पोजीशन में एक तो है कि मेडिकल रीनल डिजीज, जो मैंने आपको बोला ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में काम करना बंद कर दिया। जैसे हम चाय छानते हैं और छन्नी में कुछ फंस गया हो, कुछ नीचे नहीं आ रहा है, तो नीचे नहीं आ रहा है मतलब वो खराब हो गया, उसकी जाली बदलनी है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन की अगर समस्या हो गई तो बिल्कुल आपको उसमें हम किडनी ट्रांसप्लांट की बात करेंगे, क्योंकि अगर दवाइयों से ठीक हुआ तो ठीक है, वरना तो जाली खराब हो गई, आपको बदलना है। दूसरी चीज़ें ये है जो स्टोन की बात करते हैं। स्टोन में क्या होता है कि पेशाब का एक रास्ता है जहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन से चला, छोटी छोटी नलिकाएं हैं, वो हुआ, वहां से बढ़ते बढ़ते यूरेटर में आया, यूरेटर से हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आया, पेशाब के रास्ते से निकल गया। यहाँ पे अगर कोई ऐसा स्टोन बन जाए, कोई ऐसी बाधा उत्पन्न हो जाए जो पेशाब का रास्ता सिकुड़ जाए या फिर यूरेटर सिकुड़ जाए, या फिर कोई ऐसा पत्थर है जो हमको पेशाब, यानी कोई पाइप चल रही है, पाइप में कोई ऐसी बाधा आ गई जो आगे फ्लो को नहीं होने दे रहा है, प्रवाह आगे बंद हो गया, ऐसी चीज़ों में हम बिल्कुल दवा की बात करें, ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन खुले हाथ से कर सकते हैं, दूरबीन से हो सकता है, लेजर से होता है। तो ये समस्याएं जो हैं, तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो हमारे सर्जिकल फील्ड में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तभी रीनल फेलियर की बात होती है, अदरवाइज रीनल फेलियर की बात नहीं होती है। बीइंग अ सर्जन हम लोग रीनल फेलियर बहुत कम देखते हैं, चूंकि हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ज़्यादातर हमारे फील्ड में रीनल फेलियर की बात तभी आती है जब किसी स्टोन के कारण या किसी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है और उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण कहीं इन्फेक्शन हो गया, दवा से ठीक हुआ तो ठीक है, अदरवाइज रीनल फेलियर में जाएगा। बट मेडिकल रीनल कॉज में ही ज़्यादा फेलियर की बात आती है, सर्जिकल कॉज में रीनल फेलियर बहुत कम देखने को मिलता है, 1-2% की बातें हैं। बाकी सारी चीज़ें आज के टाइम में बिल्कुल दवाइयों से, सर्जरी से ट्रीटेबल हैं। आप तो सर्जन हैं, प्रायोरिटी आपकी हो सकती सर्जरी होती होगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब अब बातें आई हैं कि स्टोन दवा से भी खत्म हो जाती है, तो स्टोन के कितने स्टेज होते हैं कि जब उसके पहले अगर आप अलार्म हो रहे हैं तो दवा से स्टोन निकल जाएगा सर, तो फिर आपको सर्जरी लेनी ही लेनी पड़ेगी? ना सर, बिल्कुल नहीं। हम अगर बात करते हैं तो किडनी में अगर स्टोन है और हम अमूमन बोलते हैं कि 5 मिलीमीटर से कम का स्टोन है, तो हम बोलते हैं कि ये स्टोन निकल जाएगा। बट 5 मिलीमीटर से कम स्टोन का भी क्राइटेरिया है कि लोअर पोल ऑफ किडनी में ना हो। अगर सपोज दैट ये किडनी है ऐसा, अगर इस पोल में है और यूरेटर यहाँ से निकल रहा है तो ये नहीं निकल पाएगा। तो अगर अपर पोल में है, मिडिल पोल में है तो निकल जाएगा, लेकिन लोअर पोल में अगर ऐसे यूरेटर है तो यहाँ अगर स्टोन है तो ये नहीं निकल पाएगा। तो लोअर पोल ऑफ स्टोन जो होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है। अदरवाइज जो भी स्टोन है 5 mm के तक के स्टोन बिल्कुल दवाएं से निकलते हैं। कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो घुलने वाले स्टोन होते हैं, और ऐसे स्टोन्स जो होते हैं वो बिल्कुल ही दवा के साथ निकल जाते हैं। हम लोग पोटेशियम मैग्नीशियम साइट्रेट देते हैं और उनके साथ घुल के निकलते हैं स्टोन। तो 5 मिलीमीटर तक के स्टोन में बिल्कुल मेडिकल थेरेपी की बात की जाती है। 5 से 10 mm का स्टोन अगर हो रहा है तो हम लोग बात करते हैं कि कैसा स्टोन है। 5 से ऊपर जब चला आया तो 10 mm का स्टोन है, 15 mm का स्टोन है, 20 mm का स्टोन है, तो हम लोग बात करते हैं कैसा स्टोन है। एक स्टोन होता है कि जो सॉफ्ट स्टोन होता है। सॉफ्ट स्टोन बिल्कुल आपको पता करने के लिए सीटी स्कैन ही एक तरीका है जो हाउसफील्ड
यूनिट के हिसाब से हम बता सकते हैं कि हार्ड स्टोन है या सॉफ्ट स्टोन है। अगर सॉफ्ट स्टोन है, स्टोन का देखने का क्राइटेरिया है जो दिखता है, हाउसफुल यूनिट है, तो हम जब पता करते हैं कि सॉफ्ट स्टोन है तो हम ऑपरेशन ना करके ESWL एक तरीका है, ESWL से बाहर से ही हम शॉक वेव देते हैं, उसको शॉक वेव दे के स्टोन टूटता है और स्टोन निकल जाता है। एक तो वो तरीका है। नहीं, अगर उससे भी नहीं है तो हम लोग पेशाब के रास्ते आजकल RIRS बोलते हैं जी। तो RIRS में हम पेशाब के रास्ते से अंदर तक जाते हैं और लेजर से हम लोग स्टोन को तोड़ लेते हैं। 2 सेंटीमीटर तक का स्टोन हम लोग उससे भी तोड़ लेते हैं। अगर हमको लगता है कि 2 सेंटीमीटर या इससे बड़ा स्टोन है तब हम लोग PCNL की बात करते हैं। PCNL में हम लोग शरीर में एक छोटा सा होल करते हैं, उसके थ्रू जाते हैं, वहाँ से लिथोट्रिप्टर से या फिर लेजर से स्टोन। सर्जरी तो लगभग नहीं होती। हाँ सर, आज के ज़माने में मैनुअल सर्जरी का ना करना ही अच्छा है, चूँकि हम किडनी का पत्थर की बात कर रहे हैं और एक बार जब पत्थर बना तो अमूमन पत्थर बनने की टेंडेंसी लोगों में होती है, तो फिर दोबारा भी बनेगा। तो बेटर है कि की होल सर्जरी की जाए, PCNL किया जाए या RIRS किया जाए। RIRS में तो किसी होल करने की जरूरत ही नहीं है। जनरेट करने का डेप्थ कितना बना होता है? सर, स्टोन दोबारा हो सकता है, स्टोन दोबारा हो सकता है। तो अगर हम लोग RIRS नेचुरल रास्ते से जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं, अगर दोबारा होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ खर्चीली है और इसको हम लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाना है कि हर कोई इसका उपयोग कर पाए। ऐसा ना हो कि ये खर्चीली चीज़ है और आम जनता तक ना पहुंच पाए। उसमें हम लोगों को आपस में सहयोग की ज़रूरत है। कुछ हम लोग सहयोग करें, कुछ गवर्नमेंट का सहयोग हो, सब लोग मिलजुल के आम जनता को ये फैसिलिटी अवेलेबल कराएं कि भाई नेचुरल रास्ते से हमें काम करना है, RIRS करना है और परेशान ना होना है। 2 बार होगा तो 2 बार करेंगे। इसके लिए जो अवेयरनेस है, लोगों में जानकारियां भी बिल्कुल सर, जानकारी होनी चाहिए कि हमें कैसे अपनी किडनी को स्वस्थ रखना है, कि कौन से सिम्टम है जिसके अलार्म के बेसिस पे हमको फटाफट हमें चिकित्सकीय परामर्श लेना है और कब हमें क्या उपचार करवाना है। हम लोगों ने किडनी के एडवांस स्टेज की बात की थी, फेल्योर की बात की थी। भगवान ने हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं कि जो विपरीत परिस्थिति और ख़राब परिस्थिति में वो मदद करती हैं उनके दिए हुए। जैसे कहते हैं किडनी हमारी 2 होती हैं, एक फेल्योर के बाद दूसरी किडनी काम शुरू कर देती हैं। तो मुजफ्फरपुर, उत्तर बिहार या इसके आसपास के इलाकों में किडनी ट्रांसप्लांट जैसी जो सुविधा है वो मुझे लगता है कि जो नहीं के बराबर है। तो आप क्या वैसे लोगों को सजेस्ट करेंगे अगर किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो तो क्या लगता है कि जो कितना संभव है, या कई बार ऐसा लगता है कि संभव ही नहीं है? आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? ये संभव है, अगर जरूरत पड़े कि आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, उसके बाद भी आप जी सकते हो, सामान्य जिंदगी जिया जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल किडनी ट्रांसप्लांट होना चाहिए, ये ज़रूरी है सर। और ये सुविधाएं हमें आम लोगों तक लेके आनी है। मैं सरकारी सेवा में कार्यरत हूँ, सरकार भी इसके लिए पहल कर रही है। हर जगह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब रीनल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े एक प्रॉपर डाटा कॉल हो। आजकल ऑर्गन बैंक बनना शुरू हो गया है सर, जहाँ पे ऑर्गन बैंक लोग मरने के पहले या जो मरणासन लोग हैं अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं। तो बिल्कुल लोग डोनेट कर रहे हैं, लोगों की संख्या बढ़ रही है। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आम होती जाएगी, जैसे जैसे दवाइयों पे हमारा निर्भरता कम होता जाएगा, पोस्ट ट्रांसप्लांट दवाइयाँ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट दवाइयों पे कंट्रोल करे, जैसे जैसे ये चीज़ होती जाएगी। सर्जरी तो आसान है सर, सर्जरी में पेपर बॉक्स हैं, चूँकि तस्करी ना हो जाए ऑर्गन्स का, उससे लोग बचना चाहते हैं। तो जो हमारे रिलेटिव हैं वो डोनेट करते हैं, हम लोग मैचिंग करवाते हैं, डोनेशन होता है। डोनेशन के बाद इसके लिए बहुत सारी मैकेनिज्म तैयार या बहुत सारे बिल्कुल लगता है कंडीशंस लगाए गए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे मेजर इशूज हैं इसको लेकर और गवर्नमेंट भी इसको लेकर बड़ी सावधानी बरतती है। बिल्कुल। प्रोस्टेट, ये किडनी के बाद हम प्रोस्टेट की बात करेंगे। ये भी आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जो हर दूसरे व्यक्ति में समस्या दिख रही है, यूरिन की समस्याओं से जुड़ी हुई जो प्रोस्टेट की समस्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे इसे बचा जा सकता है। क्या प्रोस्टेट? सर सबसे पहली बात तो हमें जान लेना है कि अगर हम पुरुष हैं तो पुरुष हैं, जैसे महिलाओं में यूट्रस होता है वैसे पुरुषों में प्रोस्टेट होता है। महिलाओं में यूट्रस की समस्या एक निश्चित एज के बाद शुरू हो जाती है, 50, 55, 60 में शुरू हो जाती है। वैसे ही हम पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या, अगर हमको प्रोस्टेट है तो ऐसा मान लें कि हम 75% लोगों में, 3/4 लोगों में प्रोस्टेट की समस्या शुरू हो ही जाती है। चाहे वो किसी भी तरह की, कुछ लोगों में है कि भाई बार बार पेशाब ही लग रहा है, कुछ लोगों में है कि भाई प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन हो गया। तो एक उम्र के बाद 45 के बाद हम लोग बोलते हैं कि प्रोस्टेटोमीगैली यानी प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और 60-70 की एज में प्रोस्टेट, जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे प्रोस्टेट का बढ़ना शुरू रहता है। तो प्रोस्टेट की समस्या अगर पुरुष हैं तो 70-75 की एज में है तो बिल्कुल होएगी। इसमें अच्छी बात यह है कि आजकल अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, टेम्सुलोसिन आ गया है, अल्फा ब्लॉकर्स हैं, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं,
फिनेस्ट्राइड है, ड्यूटास्ट्राइड है, ऐसी दवाइयां आ गई हैं कि अब प्रोस्टेट में ऑपरेशन की जरूरत कम पड़ती है। पहले के जमाने में हम लोग बोलते थे कि 30। ये भी एक बात मैं इस पे आना चाह रहा था, कई बार ऐसा होता है कि लगातार प्रोस्टेट की दवा खाने से कोई दूसरी बीमारी ना हो जाए, क्या दवा से अगर प्रोस्टेट कंट्रोल में है तो खाई जा सकती है लगातार? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आजकल जो दवाइयां हैं, अल्फा ब्लॉकर्स हैं, ये अल्फा ब्लॉकर्स हम लोग ब्लड प्रेशर बढ़ने में भी दिया करते थे। तो ये अल्फा ब्लॉकर्स ऐसी चीजें हैं जो सुपर सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर बनाए गए हैं। ऐसे अल्फा ब्लॉकर्स हैं जो अल्फा 1A हैं, अल्फा 1D हैं, जो सिर्फ प्रोस्टेट में ही पाए जाते हैं। और ऐसे जो दवाएं हैं बिल्कुल हम आजीवन इनका सेवन कर सकते हैं और हम बचे रह सकते हैं प्रोस्टेट जब तक कि 40-50 मिलीग्राम करना हो जाए। प्रोस्टेट से जुड़ी हुई एक और चीज हम ले लेते हैं चलते चलते, प्रोस्टेट कैंसर की समस्या भी लगातार किस परिस्थिति में जब प्रोस्टेट कितना एडवांस हो जाता है तो प्रोस्टेट कैंसर में तब्दील हो जाता है वो? हाँ सर, प्रोस्टेट कैंसर और प्रोस्टेट का बढ़ना दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्रोस्टेटोमेगाली जो बोलते हैं, BPH, ये बिल्कुल प्रोस्टेट के बीच के पार्ट में होता है। और प्रोस्टेट कैंसर जो होता है वो पेरिफेरल रिम में होता है। तो किन लोगों में होता है ये कहना तो बिल्कुल मुश्किल है, बट जैसे जैसे एज का एडवांसमेंट होता है वैसे वैसे प्रोस्टेट कैंसर का चांस बढ़ता है। उसके लिए कई सारी जाँचें हैं जो कराई जाती हैं और अपने आप में बहुत बर्निंग टॉपिक है। आए दिन बहुत सारे इस पे रिसर्च होते जा रहे हैं। पहले PSA हम लोग जाँच कराते हैं और फिर उसमें एज बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि भाई पेशेंट का उम्र 70 साल से ज़्यादा है, 75 साल से ज़्यादा है या उससे कम है, कितनी समस्याएं हैं। उस बेसिस पे हम लोग प्लान करते हैं कि इनका ऑपरेशन किया जाए, इनको भी दवा पे रखा जाए। कितनी इनकी उम्र की लंबाई है, कोई बंदा अगर 10 साल जी रहा है और हम उसको इतना बड़ी सर्जरी के लिए पोस्ट कर रहे हैं, उससे बढ़िया ऐसी दवाएं हैं, बाइक्लोटामाइड ऐसी दवाएं हैं जिससे कि हम वो 10 साल जिंदगी जी सकते हैं बिना इस ऑपरेशन के। तो वो भी एक तरीका है, बट सब डिपेंड करता है पेशेंट का कंडीशन कैसा है, उनकी जिंदगी कितनी लंबी है और हम उनको क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या फॉलोअप में आ पा रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां परिस्थितियों के कारण होती हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन शैली में बदलाव करते हैं, डॉक्टरों की सलाह का पालन करते हैं, तो संभव है आप बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जो किडनी और प्रोस्टेट से संबंधित जानकारी दी उसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।